कैसे हैं झगड़िए? बढ़िया होंगे? बढ़िया होना चाहिए। पता नहीं पूरे उत्तराखंड के, लेकिन बागेश्वर के आसमान में आज फिर बादल आए हैं। बरसात और बर्फ़ के लिए तो इस बार हम तरस गए हैं। आगे उसका नुकसान जो होगा वो कल की बात है। लेकिन आज मैं आप लोगों के बीच में जो आया हूँ वो उस बहस को लेके आया हूँ जो बहस कुछ दिन पहले सबने सुनी थी। गरुड़ क्षेत्र में कुछ सुधी लोगों ने बंदर भगाओ अभियान चलाया हुआ है। उसी अभियान को लेकर एक बड़ी बैठक उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम उन्होंने आसमान के नीचे किया था, मंच का कार्यक्रम। और ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग आए थे। हजार एक लोग अगर किसी कार्यक्रम में आए हों, बंदर जैसे कार्यक्रम में, महिलाओं की संख्या बढ़ चढ़कर हो, तो निश्चित रूप से उस कार्यक्रम को हम हद तक सफल तो मानते ही हैं। आज जब मैं गरुड़ गया था तो उसी कार्यक्रम को लेकर उनका अपना एक विमर्श चल रहा था, उन लोगों का, संगठन का, जो बंदर भगाओ अभियान चला रहे हैं। उनके साथ भी बातचीत हुई। मित्रों, निश्चित रूप से बंदर आज की तारीख में हमारी बहुत बड़ी समस्या है। यदि हम समस्या को संगीन और गंभीरता के साथ देखते हैं तो सबसे बड़ी समस्या बाघ है, भालू है, सूअर है और बंदर हैं। जीना दूभर कर दिया है बाघों ने, भालुओं ने, बंदरों ने, सूअरों ने पहाड़ पर। आप कह सकते हैं कि आज की तारीख में पहाड़ अगर किसी आतंक को बहुत बहुत अधिक अंदर तक झेल रहा है तो वो आतंक बाघों का आतंक है, भालुओं का आतंक है, सूअरों का आतंक है, बंदरों का आतंक है। लेकिन इस बीच में सकून देने वाली बात यह है कि इस आतंक की वजह क्या है, लोगों ने इस ओर सोचना शुरू किया है। मैंने आज जब ये सवाल उठाया था वहाँ, तो लोगों ने काफ़ी गंभीरता से इसको लिया कि आखिर इस आतंक की वजह कहाँ से है, कहाँ से ये आतंक आता है। कुछ लोगों का मानना है कि ट्रकों में भर के बंदरों को पहाड़ में लाया जा रहा है। हो सकता है ये सही हो। अगर ऐसा है तो इसको हम पुलिस की उद्दंडता कहेंगे, वन विभाग की उद्दंडता कहेंगे। लेकिन इसके साथ एक सवाल उठता है कि जहाँ से ये बंदर लाए जा रहे हैं वहाँ बंदरों का आतंक था, तो उन्होंने आतंक को हमारे सिर पर डाल दिया। लेकिन वो लोग भी अगर ऐसा था तो वो भी आतंक से मुक्त नहीं हुए होंगे। लेकिन सवाल यहीं आके उठ जाता है कि बाघों का आतंक, बंदरों का आतंक, भालुओं, हिंसक जानवरों का आतंक आया कहाँ से? इतना आतंक बढ़ा कहाँ से? जब हम इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं तो हम 1970 से पहले जाते हैं। अगर हम 1970 से पहले नहीं जाएंगे तो शायद हम इस सवाल का जवाब नहीं खोज पाएंगे। 1970 से पहले हमारे यहाँ पहाड़ में बाघों को मारने वाला आदमी जेल का हकदार नहीं होता था, अपराधी नहीं होता था। वो तो सम्मान का हकदार माना जाता था। जब बाघ को मारने वाला कोई आदमी गांव घरों में आ जाता था तो उसका सम्मान होता था, उसके लिए अच्छा वाला दंड बिछता था, उसके आगे जो दही का ग्लास रखा जाता था वो बहुत बड़ा रखा जाता था। पहले हमारे यहाँ शराब नहीं चलती थी। 70 से पहले शराब का चलन नहीं था, शराब से चिढ़ते थे लोग। शराब तो अब आया है, आज की पीढ़ी लाई है, आज की पॉलिटिक्स लाई है। उस समय नहीं था। उस समय घी, दूध, दही, यही हमारा एक सम्मान था जो हम अतिथि को देते थे। 1970 के बाद ऐसा क्या हुआ, ये सवाल अब आप पूछेंगे। देखिए, 1970 तक हमारे यहाँ पर्वतीय क्षेत्र में भारत का जो संविधान है उसकी 6वीं अनुसूची
इससे आच्छादित था पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड का। मैं आपको थोड़ा सा इसी अनुसूची पर बताऊं तो 1930 में जो पहली नियमावली वन पंचायतों की बनी, जो 6वीं अनुसूची है, उसी से शक्ति लेकर बनाई गई थी। 1970 में जब इन्होंने बहुत चालाकी के साथ बिना पूछे, लोगों से कहीं कोई संवाद नहीं हुआ, लोगों से बिल्कुल नहीं पूछा गया और बहुत चुपचाप से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र को संविधान की 6ठी अनुसूची से बाहर कर दिया। मैंने कहा नहीं साहब, अब आपको इसकी जरूरत नहीं है। वो जो थी उसके रहते हुए बहुत से लाभ हमको थे। एक, भाई सेक्शन 6 में अगर आप थे तो आपकी जमीनों पर बाहर का आदमी अधिकार नहीं कर सकता था, आपके मूल निवास को कोई नहीं छेड़ सकता था। दूसरा आदमी आपके बगल में बैठकर, आप मूल निवासी और आपके बगल में बैठकर अपने आप को स्थायी निवासी घोषित नहीं कर सकता था। बड़ी बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं के लिए आपके नदियों पर अतिक्रमण नहीं हो सकता था, आपकी नदियां नहीं बिक सकती थी। आपके जो खनिज है, हमारा जो खनिज है, वो कम से कम कॉरपोरेट की जेबें भरने के लिए खदानों के रूप में स्वीकृत नहीं हो सकता था। और जो हमारी अपनी भूमि है, नाप भूमि, कृषि योग्य भूमि, वो तो कोई दूसरा आदमी खरीद ही नहीं सकता था। जो भी बिकती खरीदते हमारी बीच में आपस में होना था। जो 6वीं अनुसूची हमको बहुत कुछ देती थी, और अगर आप अध्ययन करेंगे तो 6वीं अनुसूची के रहते हुए वन संरक्षण अधिनियम का क्रूरतम रूप लागू नहीं हो सकता था जो वर्तमान में लागू है, और ना ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हो सकता था। 1970 में जब हमसे ये सब छीना गया, उसके बाद जो रास्ते खुले, उसमें सबसे खतरनाक रास्ता इन्होंने जो खोला, वो खोला वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। और उस अधिनियम का ही परिणति है कि आज रोज आप समाचार सुनते होंगे। कल ही का समाचार कि महिला नारी ईजा जंगल में गई थी घास काटने के लिए, बाघ आया और उसको मार के खा गया। हर दूसरे दिन का समाचार हो गया पहाड़ में कि बच्चा आंगन में बैठा था, अपने खिलौने के साथ खेल रहा था, माँ 1 सेकंड के लिए गोठ में गई, तब तक बाघ आया और बच्चे को उठा के ले गया, बच्चे को काट के मार मूर के खा गया। आप अगर सुनते होंगे कि साहब स्कूलों को छुट्टी कर देनी पड़ी क्योंकि बाघों का आतंक सर चढ़कर बोल रहा है खुलेआम। देखिए, आप बाघ को मार नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि वन संरक्षण अधिनियम कहता है अगर आप बाघ को मारेंगे तो आप संगीन अपराध करेंगे और आपको जेल भेज दिया जाएगा। नॉन बेलेबल ऑफेंस, आप जेल में रहेंगे। और बाघ अगर आपको मार देगा, आप मार मूर के खा जाएगा, आपके बच्चों को घर से उठा के ले जाएगा, माँ घर के अंदर खाना बना रही है, बाघ अंदर घुसा और हमारी ईजा को घसीटते हुए ले गया और मार के खा गया, तो हमको 2-2.5 लाख रुपए वन विभाग हमारे मुंह में मार देगा। इसे मुआवजा कहते हो या हमारे जीवन की कीमत, वो हमारे मुंह पर फेंक दी जाएगी। लेकिन बाघ को आप मारना तो दूर, अभी आपने देखा होगा कहीं बाघ को देखकर किसी के मुंह से जोर से आवाज निकली तो उसके ऊपर वन विभाग ने आरोप लगाया कि तुम्हारी वजह से हमारे बाघ को परेशानी हो गई। बड़ी सोशल मीडिया में थी ये खबर, बहुत बड़ी खबर थी। कॉर्बेट नेशनल पार्क इत्यादि अगर आप देखेंगे, वो तो बाघों को पालने के लिए ही बना दिए गए हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आपने 70 में शेड्यूल 6 हटाने के बाद हमारे ऊपर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम थोपा और हमारे ही जमीन पर, हमारे चारों ओर, हमारी आबादी के ही बीच में भयंकर खूनी दरिंदे बाघों को पालने का अभयारण्य बना दिया। कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट साहब एक शिकारी थे, बाघों को मारते थे, उनके नाम से आप बाघ पाल रहे हैं। मित्रों, बंदरों की समस्या, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। और बंदरों को तो भगवान के साथ ऐसे जोड़ दिया गया है कि लोग बंदरों को मार दो कहने से डर रहे हैं। इन बंदर, अब वो अधिक बंदरों को बदियाकरण करेंगे, उसकी नसबंदी करेंगे। ये रास्ता सरकार कहती है कि हम तलाश रहे हैं, लेकिन कर नहीं रही है।
आप वन विभाग से पूछिए कि कितने हजार बंदर सिर्फ बागेश्वर जनपद में। आप वन विभाग से पूछिए कि आपके पौड़ी जनपद में कितने बाघ हैं। अभी परसों हमारे मित्र हैं मेहरा जी, वहाँ सामाजिक कार्यकर्ता हैं बड़े, उनका फ़ोन आया था कि साहब वो रात को कोई स्कूटी वाला पौड़ी वाली जो सड़क है श्रीनगर में, उससे अपने घर की ओर जा रहा होगा, तो बाघ उसके पीछे पड़ गया। उसने बेचारे ने स्कूटी में चलते हुए बहुत हल्ला किया, बहुत हल्ला, किसी तरह से जान बच गई। लेकिन जब हमारी माँ को, हमारी बेटी को, हमारे बच्चे को जंगल में बाघ मारकर खा रहा होता है, तो निश्चित रूप से हमारी माँ, बेटी, बहन ईजा बहुत चिल्लाती होगी, बहुत चीखती होगी, और उसको सुनने वाला वहाँ कोई नहीं होता होगा। कैसे आएगी वो आवाज़? वो तो अपना रोज़ की दिनचर्या से घास काटने गई है, सूखी लकड़ी बीनने गई थी, और हम तो घर में इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अभी आएंगी ना जंगल से। पर थोड़ी देर में खबर मिलती है कि नहीं, वो बाघ तो आपकी ईजा को, आपकी बेटी को, आपकी बहन को मार मुर के खा गया। फिर जाते हैं हम जंगल में लाश ढूंढने। फटे पुराने कपड़े के अलावा कुछ भी तो नहीं मिलता हमको। कुछ दिनों बाद फॉरेस्ट से कुछ लोग आते हैं, मुंह में मारते हैं 3.5 लाख रुपया, लो तुम्हारी औकात है ये, पकड़ लो। बंदरों का देखिए, खेती करने, आप खेती नहीं कर सकते हैं, आप कुछ बो नहीं सकते हैं। मैंने एक वीडियो डाला था, अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे तो बीज बो के किसान घर को निकला, खेत से निकला, बंदरों का झुंड आया, झुंडों में आया और बीज को दाना दाना बीन कर खा गया। और आप मनाते हैं कृषक महोत्सव। हमारी माँ को जिस दिन बाघ मार के खा रहा होता है, आप नारी कौतिक लगाते हैं, नारी उत्सव मनाते हैं, नारी सम्मान की बात करते हैं। बहुत दोगले हैं आप मित्रों। ये बहुत संगीन समस्या है, और मुझे लगता है कि इस संगीन समस्या का हल, अभी जो उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र जिन संगीन समस्याओं से जूझ रहा है, उसका एक ही इलाज है कि हम संविधान की, क्योंकि हमारे पास 70 तक हम संविधान की 6वीं अनुसूची से आच्छादित थे, तो हम मांग करें उसको पुनर्लागू करो। एक तो ये मांग है। हो सकता है कुछ समस्याएं इसमें हों, तो अभी हाल में ही कुछ मित्र लोग उत्तराखंड के अंदर 5वीं अनुसूची लागू करने की मांग करते हैं, तो वो मांग भी कहीं ना कहीं इन सारी समस्याओं को 6वीं अनुसूची के बराबर तो नहीं, लेकिन उससे कम ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं इन मांगों को, जो हमारी समस्याएं, इनके समाधान के रास्ते में एक हल्की रोशनी की लकीर जैसी तो दिखती ही दिखती है। हमने राज्य बना लिया, लेकिन जो असली समस्या थी, संगीन समस्या थी, वो ख़त्म नहीं हुई। संगीन समस्या बाघ, भालू, बंदर का खूनी आतंक तो है ही, उसके साथ साथ कॉरपोरेट की जो गिद्ध नजरें पहाड़ की संपत्तियों पर, संपत्तियों पर लगी हैं, यात्राओं पर, यात्रा मार्गों पर लगी हैं, नदियों पर लगी हैं, जल स्रोतों पर लगी हैं, जवानी पर लगी हैं, गिद्ध नजरें, वो हमारी बहुत बड़ी समस्या है। और उस समस्या का समाधान भी हमको 6वीं अनुसूची में तो दिखता ही दिखता है, और वैसे 5वीं अनुसूची में भी इसका रास्ता है। फिलहाल हम सबको अध्ययन करना चाहिए कि जब हमारे पास 6वीं अनुसूची थी तो हमको उससे धकेल कर बाहर क्यों किया गया, हम पुनः 6वीं अनुसूची से कैसे आच्छादित हो सकते हैं। ये इस अध्ययन को हर नौजवान ने करना ही चाहिए। फिर मिलता हूँ मित्रों, फिर मिलता हूँ।